नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर आजमगढ़ से है, जहां अतीक हत्याकांड को लेकर आजमगढ़ के वकीलों ने योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। वहीं आगे बात करेंगे बस्तर की, जहां भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा के 26 कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। साथ ही अगली खबर हरदोई से है, जहां एक युवक पर उधारी के पैसे मांगने पर मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का लगा आरोप। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। भारत कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कामरेड हामिद अली और लालगंज के वरिष्ठ अधिवक्ता विंध्यवासिनी राय ने लालगंज में आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई आदि की राजनीति होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से देश का भला होने वाला नहीं है। अतीक हत्याकांड पर कामरेड हामिद अली ने कहा कि ये सरकार की नाकामी है कि पुलिस अभिरक्षा में किसी की हत्या हो जाए। उन्होंने कहा कि हर आदमी को संविधान में ये शक्ति प्रदान की है कि वह आगे अदालत में अपना पक्ष रख सके। इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि देश की समस्याओं को हल करने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। सर्टिफिकेट समझते हैं कि हम समाज के एक रिकग्नाइज्ड आदमी हैं, हमें जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन वो सर्टिफिकेट अगर किसी अतीक को दे दी गई तो जनता ने उनको भी एक नेता माना। और हमने तो बहुत से लोगों को, मैं तो इलाहाबाद गया था 2 दिन पहले, और वहाँ मैंने बहुत से लोगों को देखा कि नहीं, वो उनके यहाँ शादी विवाह के लिए लोग जाते थे तो बिना जात धर्म पूछते थे कितना रुपया खर्च है, और उतना रुपया उनके शादी में भिजवा देते थे, कहते जाओ इतना इसका खर्चा बेयर करेंगे। तो वहाँ तो बहुत सारे, एक वर्ग तो ये भी करा कि वो यतीम और गरीब के रहनुमा थे। तो इस पर तो जांच होनी चाहिए, और जांच जो है वो हम समझते हैं कि हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज के स्तर से नीचे का नहीं, बल्कि हाई कोर्ट का जज जो है वो जांच करे, निष्पक्ष जांच हो कि नहीं ये घटना कैसे घट गई। ये बहुत दुखद घटना है और न्यायपालिका को इस पर शर्म है। बतौर वकील मैं बहुत दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, और किसी भी आदमी को इसको ये महसूस कीजिए हम आप हों, अब कस्टडी में हों, जहाँ हम सोचते हैं कि जेल में हम सुरक्षित हैं, जहाँ हम सोचते हैं कि हमारे अगल बगल 10 पुलिस से हम सुरक्षित हैं, वहाँ उस जगह हम असुरक्षित हो जाएं, गुंडे बदमाश हमको उड़ा दें, तो ये फिर आदमी को सुरक्षा कहाँ मिलेगी। ये कोई मजहब का मामला नहीं है। क्या जो लोग जश्न मना रहे हैं उनको गैस के सिलेंडर का दाम याद नहीं है कि 400 रुपये के गैस सिलेंडर 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। 65 रुपये का पेट्रोल आज 100 रुपये से ऊपर हो गया। डीजल का दाम बढ़ गया। महंगाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ खाने पीने का सामान है महंगा होता चला जा रहा है। जीएसटी से पूरा छोटा कारोबार बर्बाद होता चला जा रहा है। ये इनकम टैक्स से लेकर के सेल टैक्स, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये सब कुछ बर्बाद हो रही है। उन लोगों को इस पर ध्यान नहीं जाएगा। वो जश्न मनाएंगे, इसको हिंदू मुसलमान के कैटेगरी में देखेंगे। महंगाई के खिलाफ संघर्ष नहीं होगा, बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष नहीं होगा। मुद्दा ये होना चाहिए सियासत का। और ये एक घटना हुई है, इसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, मुख्य मुद्दा से रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की साजिश करके इतना बड़ा घटना घटाई गई है। और इसकी निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, निष्पक्ष जज लोगों से जांच करा करके इसका दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर करने की हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मांग कर रहे हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुम्हली में जोन स्तरीय कांग्रेस कमेटी का बैठक जोन प्रभारी नवल किशोर कश्यप के नेतृत्व में रखा गया, जिसमें नारायणपुर विधायक व छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष चंदन कश्यप की उपस्थिति रही और बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति के बारे में चर्चा हुई। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में कांग्रेस कार्यकर्ता को जन जन तक पहुंचाने और लोगों को फायदा दिलाने को कहा गया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि श्याम दीवान, ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र जैन, ब्लॉक उपाध्यक्ष धनुर्जय गिनेताम, अचल वाजपेयी, श्याम कुमारी आदि लोग उपस्थित थे। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। हरदोई जिले के टडियावा ब्लॉक के डीपीआरओ के निर्देश के बावजूद हैंडपंप ठीक नहीं किए जा रहे हैं। क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में पिछले कई सालों से हैंडपंप दुरुस्त कराए जाने की मांग चल रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि अभी हाल ही में डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने सभी सचिवों को निर्देश दिए थे।
उनके फरमान पर मातहत कितने गंभीर हैं, इसका ऐसे ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि वीडियो नरोत्तम कुमार ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही मरम्मत कराए जाएंगे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। हरदोई के टडियावा थाना क्षेत्र के ग्राम चौरा निवासी युवक ने पड़ोसी गांव के कमलेश पर उधारी के पैसे मांगने पर मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। सुने पीड़ित युवक की जुबानी। हमारा नाम है बिट्टू और थाना टडियावा है और हम चौरे गांव के रहने वाले। कमलेश को रुपये हमने 50,000 दिए और उनके पहली की बारात थी तो कहीं तुम्हारे दे देंगे, बहुत धूमधाम से की। फिर 15 तारीख को जब मांगने गए रुपये तो हमको गाली गलौज किया। उसके बाद में आज आकर प्रार्थना पत्र रिश्ते के यहाँ दे दिया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। खबर शामली से है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान गांव नाला नहर पटरी से एक छोटे हाथी से 60 पेटी देसी शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। बल्कि आज जनपद शामली के थाना कांधला अंतर्गत, जैसा आपको पता है, एक स्थानीय नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू है। इसमें तरह तरह के लोगों को, मतदाताओं को प्रलोभन करने के लिए तमाम हमारा एक सेट ड्रिल है, जिसमें हम चेकिंग करते रहते हैं। आज इसी चेकिंग के अनुक्रम में थाना कांधला को एक सफलता मिली हुई है। इसमें एक छोटा हाथी, जिसमें हरियाणा का नंबर था, उसको पकड़ा गया। उसमें पकड़ने के बाद एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। यद्यपि दूसरा अभियुक्त जो उनके साथ में था वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर चला गया। उनके माध्यम से जब देखा गया तो उसमें कुल लगभग 60 पेटी जो हरियाणा की देसी शराब थी वो ले आया जा रहा था और कुल मिलाकर उसकी अनुमानित कीमत जो आंकी गई है वो 2 लाख रुपए की है। इस तरीके से ये अवैध शराब की आज बरामदगी की गई है। बरामदगी के आधार पर एक्साइज एक्ट के तहत थाना कांधला अंतर्गत उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है और जो अभियुक्त फरार है उसकी गिरफ्तारी के हम प्रयास कर रहे हैं। अब बेसिकली अभी जो अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है ये तो हरियाणा जनपद से आने की बात है और अभी उसको हम इंट्रोगेट करेंगे, पूछताछ करेंगे किसका किस तरीके का यूज हो रहा था, या ये किसी मतदाताओं के लिए प्रलोभन के लिए तो नहीं लाया जा रहा था, किसी को देने के लिए। तमाम इसके पुलिस के अपने तरीके हैं, वो जानकारी करके फिर उसमें अग्रेतर कार्रवाई। सर क्या पकड़ेगा इनका जो शराब तस्कर है? कोई आपराधिक इतिहास भी है? अब आपराधिक इतिहास जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चूँकि स्टेट दूसरा है तो अब हरियाणा से भी अभी हम पता करा रहे हैं कि किसी थाने पे कोई इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। अपने यहाँ CCTN से अभी प्रथम दृष्टया थाना कांधला में कोई इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अभी हम इसकी हिस्ट्री की जानकारी करा रहे हैं। किस स्थान से गिरफ्तारी हुई सर? यही थाना कांधला अंतर्गत ही इसकी गिरफ्तारी। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। सपा से टिकट न मिलने से बागी हुए निवर्तमान चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने छोड़ी सपा पार्टी। जनपद में व्यापारी वर्ग को सपा से एक भी टिकट न मिलने से 20 वर्ष से समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य ने छोड़ी पार्टी। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। बताया 20 वर्षों से पार्टी का कर रहे सक्रिय सदस्य और राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने सैकड़ों समर्थकों संग छोड़ा सपा का दामन। किस लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र देना चाहता हूं, क्योंकि मैं 25 साल से समाजवादी पार्टी में सक्रिय सदस्य था। 3 बार मैं चेयरमैन था लगातार 2006 से, और प्रवर मैं दावेदार था टिकट के लिए, लेकिन किसी वैश्य समाज को बस्ती में टिकट नहीं दिया गया, इसलिए मैं उसको त्यागपत्र दे रहा हूँ। आगे क्या रणनीति है आपकी? चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे, दमसम से लड़ेंगे। किसी पार्टी से लड़ेंगे कि निर्दलीय लड़ेंगे? अब इसके लिए मैं विचार कर रहा हूँ, आज 1-2 दिन में मैं क्लियर कर रहा हूँ। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। मामला बुलंदशहर के जहांगीरपुर का है, जहां HDFC की एक ब्रांच से एक विधवा महिला के 12,78,000 रुपए गायब हो गए। आपको बता दें कि महिला का कहना है कि बैंक मैनेजर की मिली भगत से मेरे अकाउंट से 12,78,000 रुपए निकाल लिए गए। विधवा महिला के ना तो कोई बच्चा है ना ही कोई देखने वाला है।
इसी का फायदा उठाते हुए जालसाज ने महिला के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अब देखने वाली बात है कि इस पर प्रशासन या शासन क्या महिला को न्याय दिलाता है, क्या प्रशासन महिला की कोई मदद कर पाता है या फिर नहीं, या फिर ऐसे में मैनेजर के खिलाफ कोई कार्यवाही होती है। दोस्तों, अगर आपका भी अकाउंट किसी बैंक में है तो हो जाइए आप सतर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं अकाउंट के साथ छेड़छाड़ जो है वो जारी है। आज हम जनपद बुलंदशहर के जहांगीरपुर में मौजूद हैं और आपको बता दें, एचडी में सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखाने का प्रयास करें। एचडीएफसी बैंक जो है उसके बाहर हम मौजूद हैं। एक महिला है, एक पीड़ित है, हमारे साथ मौजूद है। हम जानने का प्रयास करेंगे क्या पूरा मामला है। जिस तरीके से हमने सुना है, उनके 12,78,000 रुपये जो है बैंक से निकाले गए हैं बिना उनके परमिशन के, बिना उनकी इजाज़त के। तो क्या नाम है आपका? बीना जी, जिस तरीके से बताया गया है कि 12,78,000 रुपये जो आपकी एक साथ निकाले गए हैं, किस प्रकार से पूरी घटना कैसे हुई है? ये फर्जी कागज बनाए भाई साहब। नहीं, फर्जी कागज बनाए हैं, ये बनाया है। जो चेक द्वारा पैसा निकाला गया है वो चेक आपके पास में है या चेक नहीं है? मेरे पास में है चेक। जब आपके पास में चेक है तो पैसा किस तरीके से निकल गया? धोखे से निकाले। नहीं, धोखे से निकल गया। बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बैंक का ये बनता है पूरा कि जब कोई पैसा निकाला जाता है, 50,000 से भी ज़्यादा पैसा निकाला जाता है, तो बैंक जो होल्डर है, बैंक होल्डर जो अकाउंट होल्डर है, उसे कॉल किया जाता है कि आपके अकाउंट से इतना पैसा ये व्यक्ति चेक द्वारा निकाल रहा है, क्या आपकी अनुमति है? तो आपसे ऐसा कुछ पूछा गया था? नहीं, कुछ नहीं पूछा गया था। कुछ नहीं पूछा गया। आपको कैसे पता लगा कि 12,78,000 रुपये आपके अकाउंट से निकल गए? मैं 15 तारीख को सिम बंद करी गई है और मैं 16 तारीख में आई ITI का नंबर देने, तो इसने मैनेजर ने कहा है, संजय ने, कि बिना नाम के पैसे उड़ गए और मैनेजर की सलाह से पैसे गए हैं। नहीं, जिस तरीके से आपने बताया, मैनेजर ने आपसे कहा बिना नाम के पैसे उड़ गए, उन्होंने ये कैसे कहा उड़ गए? उन्होंने डायरेक्ट आपसे कहते उड़ गए? हाँ, डायरेक्ट किया था ऐसे मुझसे। नहीं, जब चेक द्वारा पैसा निकला है तो वो तो ये कह सकते हैं आपने 12,78,000 रुपये अकाउंट से अपने निकाले हैं। किसी को चेक दिया है आपने? ये आपसे पूछा उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं पूछा, यही किया था कि आपके पैसे उड़ गए। हाँ, पैसा उड़ गए बिना नाम से। ऐसे कैसे बैंक से पैसा उड़ सकता है? लगातार बैंक में जब पैसा आदमी रखता है, अपनी जो रकम है उसको, मेहनत की, खून पसीने की जो कमाई होती है उसे बैंक में रखता है ताकि बैंक में पैसा सुरक्षित रहे। कहीं ना कहीं लगातार सरकार भी ये कहती है कि जो है अकाउंट खोले जाएं, लगातार जो पैसा है आपका बैंक में रखे ताकि वो सुरक्षित रहे। तो जब बैंक में ही पैसा सुरक्षित नहीं है तो कहाँ पैसा सुरक्षित रहेगा? ये एचडीएफसी की जहांगीरपुर की ब्रांच है। और जब मैनेजर साहब से हमने बात करने का प्रयास किया तो मैनेजर ने साफ तौर से मना कर दिया कि हम बात नहीं कर सकते ऑन कैमरा, क्योंकि ऑन कैमरा बात करने में उन्हें परेशानी है, क्योंकि ऑन कैमरा वो बता नहीं सकते सच्चाई को। क्या कहेंगे आप? क्या चाहती हैं आप शासन से, प्रशासन से, या योगी जी से? जो योगी जी, मोदी जी लगातार कहते हैं अकाउंट खुलवाइए, अकाउंट खुलवाइए, अकाउंट खुलवाने के बाद पैसा रखिए, कि पैसा जब चला जाएगा तो गरीब आदमी क्या करेगा? क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से, क्या मदद चाहती हैं? ये मदद चाहती हूँ कि ये जेल जाना चाहिए। कौन जेल जाना चाहिए? संजय और जिस औरत ने लिखारे। संजय मैनेजर है क्या? हाँ, मैनेजर। अब देख सकते, क्या नाम है आपका? वीना नाम। वीना नाम है इनका। ये पीड़ित हैं। 12,78,000 रुपए इनके अकाउंट से निकाल लिए गए हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि मैनेजर की मिली भगत है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, ये जांच का विषय है। जांच करने के बाद ही पता लगा जाएगा कि पैसा किस तरीके से निकला है। और बैंक मैनेजर ने साफ तौर से कहा है कि जो चेक है, चेक नंबर है, वो हमने फॉरेंसिक लैब को भेज दिया गया है। उसकी जाँच होगी, उसकी इंक्वायरी होगी, उसके बाद इन्हें पैसा वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी अभी क्लियर नहीं बताया गया है। 99% कहा है मिल जाएगा, 1% नहीं मिलेगा। हो सकता है 1% वो हो जो नहीं मिले। अब देखने वाली बात यह है, पीड़ित ये परेशान है, लगातार ठोकरें खा रही हैं। 1 महीने से ज़्यादा इन्हें हो गया है। बैंक मैनेजर साफ तौर से मना कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है, शासन या प्रशासन इनकी क्या मदद। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर के तातीपाड़ा स्थित रानी दिघी तालाब का सौंदर्यीकरण का शिलान्यास नगर परिषद अध्यक्ष संपा साहा ने किया। तालाब का सौंदर्यीकरण होने से अब इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल की जा रही है। ये तालाब पहले रानी दिघी के नाम से जाने जाते थे, पर अब इसे पंडित दीनदयाल उद्यान के रूप में जाना जाता है। तालाब का सौंदर्यीकरण होने से पाकुड़ के लिए यह जगह आकर्षण का केंद्र भी बनेगी। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। रायबरेली में नगर पालिका चुनाव ताल ठोकने वाले प्रत्याशियों ने जनता का समर्थन लेने के लिए
जनसंपर्क किया। समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे अपने प्रत्याशी पारसनाथ के साथ जनसंपर्क में निकले। वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जगजीवन राम वाडले जनता के बीच पहुंचकर आशीर्वाद लिया। मनोज कुमार पांडे ने कहा कि जिस नगर पालिका को सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका की उपाधि दी जाती थी, आज वहां पर बदहाल व्यवस्था से जनता परेशान है और चुनाव जीतने वाले तो मालामाल हो गए हैं, लेकिन जनता कंगाल हो गई है। जगजीवन राम वाडले, मैं बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट हूँ। बहन कुमारी मायावती जी का मुझे आशीर्वाद मिला है। आप प्रचार कर रहे हैं जनता के बीच में, क्या आश्वासन मिल रहा है जनता से आपका? मुझे पूरा विश्वास है कि रायबरेली नगर पालिका की जनता यह देख रही है कि कैंडिडेट जिस पार्टी के खड़े हुए हैं, जो लोग खड़े हुए हैं, वो किसी न किसी के आशीर्वाद प्राप्त कैंडिडेट हैं। किसी माफिया के आशीर्वाद प्राप्त हैं तो कोई अपना ठेकेदारी ले लिया है नगर पालिका का चुनाव जिताने के लिए। मैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत हर दरवाजे पर अपने दस्तखत दूंगा और लोगों से वोट मांग रहा हूं। हमारे साथ रायबरेली की पढ़ी लिखी जनता है और रायबरेली के मतदाता सदैव निर्णय लेता है, चूंकि ये शिक्षित लोगों का मतदान होना है यहाँ पे, और शिक्षित लोग सोच समझ के मतदान करेंगे। और मेरे कार्यकाल को देखा, चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और 2 बार एमएलए का चुनाव लड़ा हूँ, एक बार सलवन विधानसभा से, एक बार बछरावा विधानसभा से। रायबरेली नगर पालिका की जनता जानती है कि जगजीवन राम वाडले हर गरीब अमीर के साथ सदैव खड़े रहे। चाहे मैं सरकार के समय में अध्यक्ष रहा, तब भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत कि न जाति देखा न धर्म देखा, मैंने सदैव हर पीड़ित आदमी की मदद की है। सर, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है जनता को? जनता ही भगवान है लोकतंत्र में, और हम मानते हैं कि लोकतंत्र में यही जनता गुण दोष के आधार पर, सिद्धांत और विचारधाराओं के आधार पर किसी प्रत्याशी को मत देने का काम करती है। आज हम आए हैं अपनी इस प्रगतिपुरम कॉलोनी में नगर पालिका अध्यक्ष के समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं श्री पारसनाथ यादव जी के लिए, उनके लिए जनता से मदद मांगने आए हैं। और हम कह सकते हैं कि ये चुनाव है जनता की ज़रूरतों का, उनकी आवश्यक जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके निराकरण कराने का। और हम कह सकते हैं इस चुनाव में, आज जब ये चुनाव हो रहा है रायबरेली की धरती पर और नगर पालिका क्षेत्र में, तो आज एक बड़े संकट से रायबरेली नगर पालिका क्षेत्र आज गुजर रहा है। आप देख रहे हैं नालियाँ बजा रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं। डेंगू जैसी, कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी यहाँ आई, लेकिन नगर पालिका हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। और मैं भी इसी रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष बनने का अवसर हमको, और शुभ अवसर और आशीर्वाद यहाँ की जनता से 2000 से 2006 तक प्राप्त था। एक वो काल था जब उत्तर प्रदेश की इस रायबरेली नगर पालिका को अच्छे कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश में अवार्ड किया गया था और सबसे अच्छी नगर पालिका घोषित किया गया था। और आज एक ऐसी नगर पालिका क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं जहाँ 5 साल तक लोगों ने इसे लूट का अड्डा बना दिया, कमाई का अड्डा बना दिया, लोगों के अपमान का अड्डा बना दिया, और कभी पलट करके देखने का काम नहीं किया कि शहर में रहने वाले 3 लाख से ज़्यादा वासी आज एक संग। रायबरेली से कैमरा पर्सन नीरज के साथ इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।